6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर में गर्मियों का मौसम चल रहा था। सुहाना दिन निकला था, नीला आसमान था, अच्छी धूप थी और इस दिन मंडे था। सुबह के करीब 8 बजे छोटे बच्चे स्कूल पहुंचने वाले थे और उनके पेरेंट्स अपने अपने काम या ऑफिस पहुंच रहे थे। इसी बीच कुछ लोगों ने आसमान में एक अमेरिकन बोइंग B-29 विमान को गुजरते हुए देखा और एग्जैक्ट 8:15 पर इस प्लेन में से कुछ नीचे गिरता है। अब लोगों ने इस चीज को देखा तो था, मगर दूरी के कारण उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये है क्या। लेकिन उन लोगों ने अपने सपनों में भी ये नहीं सोचा होगा कि ये एक एटॉमिक बॉम्ब है और 43 सेकंड्स तक ये नीचे गिरता रहा। फिर उसके बाद पलक झपकते ही सब नष्ट हो जाता है। इस पल लोगों को बस एक तेज रोशनी दिखाई दी थी और इस जगह का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का हो गया था और एक चुटकी में ही 80,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इतना पावरफुल हथियार, लेकिन आखिर इसे बनाया कैसे गया होगा और किस तरह से? क्योंकि इतनी छोटी सी चीज इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है उस दौर में किसी ने नहीं सोचा होगा। आखिर किसने बनाया इस एटॉमिक बॉम्ब को और आखिर क्यों? कैसे एक शहर को नष्ट करने की ताकत रखता है ये एटॉमिक बॉम्ब? जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। आपका स्वागत है SPD विजन की एक ब्रांड न्यू वीडियो में। Robert Oppenheimer was the father of the atomic bomb. 16 जुलाई 1945 सुबह के करीब 5:30 बजे अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्टेट के रेगिस्तान में एक बम धमाका होता है। लेकिन ये कोई आम बम धमाका नहीं है, क्योंकि ये पहली बार है कि कोई एटॉमिक बॉम्ब को टेस्ट किया जा रहा है और इस न्यूक्लियर बॉम्ब को कोड नेम दिया जाता है ट्रिनिटी। और इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे J. रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्हें द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है। और जब उस दिन इन्होंने इस न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया था तो वो इस बॉम्ब धमाके को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इस एक्सप्लोजन में 0.3 किलो टन्स ऑफ TNT जितनी एनर्जी निकलेगी। लेकिन उस दिन इस बम से जितना इन्होंने सोचा था उससे 50 गुना ज्यादा एनर्जी इसमें से निकली थी, 15 to 20 किलो टन्स ऑफ TNT। और इस धमाके में इतनी हीट वहां पर स्प्रेड हुई कि वहां पर मौजूद स्टील का टावर इवेपोरेट हो गया और इसकी शॉक वेव्स करीब 160 किलोमीटर दूर तक महसूस करी गई और इससे निकलने वाला मशरूम क्लाउड 12 किलोमीटर तक आसमान में गया। और ये सब देखकर ओपेनहाइमर इतने शॉक्ड रह जाते हैं कि भगवत गीता की एक लाइन उनके मुंह से निकलती है, आखिर क्या थी ओपेनहाइमर की कहानी? कैसे इन्होंने एटॉमिक बॉम्ब को बनाया जो कि पूरी दुनिया देखकर दंग रह गई थी और इनकी क्रिएशन की मदद से कैसे लाखों करोड़ों लोगों की जान चली गई थी? टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये दौर था 1904 का। न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ था, एक जर्मन ज्विश परिवार में। वैसे जर्मनी ने ज्विश लोगों को कैसे मारा था, जो कत्लेआम हुए थे, वो आप मेरी इस वीडियो में जान सकते हो, द होलोकॉस्ट इवेंट। कहानी पर अगर वापस आए तो ओपेनहाइमर बचपन से ही एक चाइल्ड जीनियस माने जाते थे। सिर्फ 10 साल की उम्र में ही ये हाई लेवल की फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और मिनरलोजी की इन्हें बहुत जानकारी थी, मिनरल्स की प्रॉपर्टी की। और ये इस हद तक नॉलेज रखते थे कि इन्हें 12 साल की उम्र में न्यूयॉर्क मिनरलॉजिकल क्लब में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। और हार्वर्ड की डिग्री 4 साल की होती है, इन्होंने 3 साल में ही कर दी और अपनी क्लास में हमेशा टॉप करते थे। केमिस्ट्री में मेजर किया और भी बहुत सारे सब्जेक्ट की जानकारी थी, लेकिन इनका पैशन था फिजिक्स। 1927 में इन्होंने सिर्फ 23 साल की उम्र में ही PhD कर डाली। लेकिन उस दौरान इनके दोस्तों का कहना था कि ओपेनहाइमर ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते थे और ये डिप्रेशन का शिकार थे। और इन्होंने अपने भाई से ये तक कहा, I need physics more than friends। इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में रहता था, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है ये ज्यादा खबर नहीं रखते थे। लेकिन हमारी यहाँ तक की कहानी में ओपेनहाइमर का एटॉमिक बॉम्ब से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उस दौर में हिटलर यूरोप पर राज कर रहा था और इसी टाइम पे हिटलर ने कुछ जर्मन साइंटिस्ट को एक टास्क दिया। इस टास्क में साइंटिस्ट को एक ऐसा बॉम्ब बनाना था जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन को इस बात की भनक लग चुकी थी कि
हिटलर क्या करने जा रहा है, और फिर तुरंत अमेरिकन प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को एक लेटर लिखा जिसमें आइंस्टाइन का कहना था कि हमें भी एक ऐसा वेपन तैयार करना चाहिए इससे पहले कि हिटलर बना ले, क्योंकि अगर हिटलर ने ऐसा वेपन पहले बना लिया तो वो कल को हम पर हावी हो सकता है। और जैसे ही रोजवेल्ट को वो लेटर रिसीव हुआ, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और यूएस मिलिट्री को ऑर्डर दिया कि एटॉमिक बॉम्ब पर रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाए। फिर यूएस मिलिट्री ने एक प्रोजेक्ट कंडक्ट करवाया जिसका नाम रखा गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प बात ये कही जाती है कि अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन वो लेटर प्रेसिडेंट को ना लिखते तो आज ये एटॉमिक बॉम्ब कभी बन ही नहीं पाता। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट की बात आइंस्टाइन ने करी थी तो बेशक यूएस मिलिट्री को इस प्रोजेक्ट के लिए आइंस्टाइन को चुनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मनी से था और यूएस को लग रहा था कि आइंस्टाइन हमारे साथ कोई चाल चल रहे हैं, और इसी कारणवश ये प्रोजेक्ट मैनहट्टन ओपेनहाइमर को सौंप दिया गया। और अब यूएस मिलिट्री जोरों शोरों से लग गई इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट को कंडक्ट करवाने के लिए। अब यहाँ तक का सीक्रेट आइए जानते हैं। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के लिए एक पूरा नया शहर बनाया जाता है न्यू मैक्सिको में, जिसे लॉस एल्मोस नाम दिया गया, और इस प्रोजेक्ट पर अमेरिका ने भर भर के पैसे लगाए। 1945 के दौर में यूएस ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर करीब $2 बिलियन खर्च कर दिए। अगर आज के इन्फ्लेशन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 बिलियन होते हैं। लॉस एल्मोस में मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे टोटल 1,30,000 वर्कर्स काम करते थे और यूएस मिलिट्री के लिए ये बहुत चैलेंजिंग था कि इस मिशन को वो सीक्रेटली अंजाम दे, और इसी वजह से वहाँ काम कर रहे एक एक वर्कर को बहुत सारी जांच पड़ताल के बाद चुना गया था ताकि बाहर की दुनिया को इस प्रोजेक्ट की भनक तक ना लगे। इन वर्कर्स में साइंटिस्ट, रिसर्च टीम, टेक्नीशियंस और लोअर स्टाफ था। इवन यहाँ पे कोई एक दूसरे को असली नाम से भी नहीं जानता था क्योंकि यूएस मिलिट्री ने इन सबको फेक नाम दिया था। अगर किसी का नाम लीक हुआ तो उसे सजा मिलेगी, और सारे वर्कर्स को ये बोला गया था कि वो ये प्रोजेक्ट के बारे में किसी को ना बताएं, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी। यहाँ पर टॉप नॉच सिक्योरिटी रखी गई थी। एग्जाम्पल के तौर पर आज आप एरिया 51 को देख ही सकते हो, लेकिन उससे भी ज्यादा यहाँ पर वर्कर्स को एंट्री पास के बगैर ना तो अंदर जाने दिया जाता था और ना ही एग्जिट पास के बगैर बाहर। और यहाँ पर जो भी लेटर्स आते थे वो भी एक फेक एड्रेस पर। वो एड्रेस था PO Box 1663 न्यू मैक्सिको। यहाँ तक कि सिटी नेम भी मेंशन नहीं होता था, और सिक्योरिटी के लिए इन लेटर्स को पहले सेंसर डिपार्टमेंट खोल कर पढ़ता था, फिर इन लेटर्स को आगे भेजता था। और लॉस एल्मोस में किसी बच्चे का जन्म भी होता था तो उसके बर्थ सर्टिफिकेट पर यही एड्रेस PO Box 1663 न्यू मैक्सिको वाला एड्रेस ही लिखा जाता था। ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि प्रोजेक्ट मैनहट्टन से जुड़ी कोई सी भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो सके। एटॉमिक बॉम्ब को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की मदद से बनाया गया था, जिसमें एटम्स को स्प्लिट करके हद से ज्यादा एनर्जी जनरेट करवाई जा सकती है। और साइंटिस्ट ने ये काम करवाने के लिए यूरेनियम को चुना क्योंकि यूरेनियम सबसे भारी नेचुरल सब्सटेंस है। इसके एक एटम में 92 प्रोटॉन्स और 146 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिनको अगर मिला दिया जाए तो यूरेनियम का टोटल एटॉमिक मास आता है 238। और काफी सारे रिसर्चेस के बाद ये पता चला कि अगर यूरेनियम 238 को एक खास प्रोसेस से गुजारा जाए तो इसमें से यूरेनियम 235 निकलता है, और ये एक अनस्टेबल एलिमेंट होता है। यानी अगर एक नए न्यूट्रॉन को इस यूरेनियम 235 से कोलाइड करवाया जाए तो यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप ढेर सारी एनर्जी जनरेट होती है। स्प्लिट होते ही नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जो दूसरे यूरेनियम के साथ कोलाइड होते हैं, और ये रिएक्शन नॉन स्टॉप होती जाती है, जिस वजह से एक जोरदार धमाका परिणाम में दिखता है। ये सारी चेन रिएक्शन बस कुछ मिलीसेकंड्स में पूरी हो जाती है। और वैसे यूरेनियम 238 में से 235 निकालने के लिए उन्होंने 4 मेथड्स पर रिसर्च की थी, और वो थी गैसियस डिफ्यूजन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और लिक्विड थर्मल डिफ्यूजन। लेकिन इनमें से सिर्फ 2 सक्सेसफुल साबित होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और गैसियस डिफ्यूजन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में एक बड़ी सी मैग्नेट का इस्तेमाल होता है यूरेनियम 235 को 238 में से सेपरेट करने के लिए, और गैसियस डिफ्यूजन में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस को एक पोरस बैरियर से पास करवाया जाता है, जिसमें जो हल्के U235 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास कर जाते हैं, लेकिन U238 के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैवी होते हैं तो वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। और एटॉमिक बॉम्ब में यूरेनियम को यूज करने का एक डिसएडवांटेज भी था, और वो ये कि यूरेनियम एक नेचुरल एलिमेंट है
और इस वजह से ये एलिमेंट नेचर में एक लिमिटेड क्वांटिटी में एग्जिस्ट करता है और इसी वजह से रिसर्चर्स ने यूरेनियम के टक्कर का एक और एलिमेंट बनाया जो नेचुरल भी नहीं था और जो यूरेनियम 235 से भी ज्यादा अनस्टेबल था और ये एलिमेंट था प्लूटोनियम 239। वाकई एटॉमिक बॉम्ब अपने अंदर इतनी शक्ति रखता था। अगर इसको कंपेयर करके समझा जाए तो आप इसको अगर TNT बॉम्ब से कंपेयर करते हो तो 1 केजी एटॉमिक बॉम्ब 3500 केजी TNT बॉम्ब के बराबर होता है, यानी लिटिल बॉय बम वही बॉम्ब जो कि अमेरिका ने नागासाकी पे गिराया था जिसने पूरे शहर का सर्वनाश कर दिया था। अगर इस लेवल पे अमेरिका को नागासाकी बर्बाद करना होता वो भी TNT की मदद से तो अमेरिका को 1.5 करोड़ केजी वजन TNT बॉम्ब गिराना पड़ता। ये इतना ज्यादा वजन है कि आज के प्लेन्स भी इसे कैरी नहीं कर पाएंगे। जब ये सारी रिसर्चर्स अमेरिका कर रहा था तो उसे बस यही डर था कि उनसे पहले जर्मनी इस बॉम्ब को ना तैयार कर ले, लेकिन आखिरकार 16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब तैयार हो चुका था और अब बारी थी इसको टेस्ट करने की। और जब ये टेस्ट हुआ तो आपको भी पता है ओपेनहाइमर ही डर गए इसकी पावर को देखकर और पूरी दुनिया इसकी क्षमता को देखकर खौफ में चली गई। और इसका इम्पैक्ट इंसानों पर क्या रहेगा ये जाने बगैर अगले महीने ही अमेरिका ने इसको जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर इस्तेमाल कर डाला और दोनों हमलों में 2.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। और जब ये हुआ तो आइंस्टाइन ने स्टेटमेंट दी, वो इज मी। ये एक दुख भरी स्टेटमेंट थी। माना जाता है कि उन्होंने ये भी कहा था कि मैनकाइंड इन्वेंटेड द एटॉमिक बॉम्ब बट नो माउस वुड एवर कंस्ट्रक्ट ए माउस ट्रैप। क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने वीडियो की शुरू में बताया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक लेटर अमेरिकन प्रेसिडेंट को भेजा था जिस वजह से एटॉमिक बॉम्ब बन पाया और यहाँ ओपेनहाइमर ने हिरोशिमा पर गिराए गए वो ये बोलते हैं आई हैव ब्लड ऑन माई हैंड और प्रेसिडेंट इतना गुस्सा हो जाते हैं कि ये सब सुनकर उन्हें गालियां देना शुरू कर देते हैं। अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि इसे यहाँ से ले जाओ और दोबारा कभी भी ओपेनहाइमर को यहाँ पर दिखने मत देना। और अगर ओपेनहाइमर चाहते तो ये अमेरिका की सुपर पावर वो और कहीं भी शिफ्ट कर सकते थे लेकिन इसके बाद वही हुआ जिसका डर था। 1949 में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन ने अचानक एटॉमिक बॉम्ब डेवलप करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, लेकिन हुई कहां से इसका अंदाजा अमेरिका को नहीं था। सबका शक ओपेनहाइमर पर गया। तक ओपेनहाइमर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से दूर रहकर वो सिर्फ लेक्चर्स देने लगे। फिर उनको 1966 में कैंसर हुआ और वो चल बसे 1967 में। इन्हें 3 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया गया, लेकिन ये एक बार भी नहीं जीत पाए। आज विश्व भर में 9 देशों के पास एटॉमिक बॉम्ब है। वाकई वर्ल्ड वॉर 2 काफी इम्पैक्टफुल रहा पूरी दुनिया के लिए। इसमें काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हो कि किस तरह नाजी जर्मनी ने ज्यूइश लोगों पर जुल्म किए थे तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हो। अगर आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर